जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार मैन एम्पायर में। पिछली क्लास में हम कोशिका पढ़ रहे थे अर्थात सेल पढ़ रहे थे। इसमें आपको पूरा रेलवे से रिलेटेड सभी प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको यही पढ़ने को मिलेगा जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। इसमें केवल A1 क्लास का कंटेंट मिलेगा जो ग्रुप डी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने कार्क के टुकड़े में मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने बताया कि जो हमारा जीवन है उसकी जो कोशिका है वह सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आप देख सकते हैं ये जो कोशिका है इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी का स्रोत होता है, और इसके ऊपर ये दाने से हैं, इसको अंत परिद्रव्य जालिका के ऊपर जो खुदरा है इसको राइबोसोम्स बोले जाते हैं। इस पर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। मतलब एक पूरी संरचना होती है जो इसका अपना अपना कार्य होता है, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ये हमारे सबसे छोटी की संपूर्ण इकाई है, सबसे छोटी है परंतु अपने में पूर्ण है। मृत कोशिका से अब हम पढ़ते हैं जीवित कोशिका की ओर। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटनी लेeuwenhoek ने की थी। इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल, एंटनी लेeuwenhoek। इन्होंने जब मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी उसके ठीक 9 साल बाद जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 ईस्वी में, जबकि मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? लेeuwenhoek। इसमें लेeuwenhoek, लिव जैसा नाम आता है, लिव मतलब जीवित, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज लेeuwenhoek है, परंतु आप लेeuwenhoek इस तरह से निकलता है तो लिव जैसा निकलता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज लेeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में की थी, ठीक 9 साल बाद मृत कोशिका की खोज होने के बाद। इन्होंने जब जीवित कोशिका को खोजा था उस समय उसको नाम एनिमल्क्यूल्स दिया। इसका अर्थ होता है एनिमल का निर्माण करने वाली, एनिमल्क्यूल्स। ये एग्जाम रिलेटेड प्रश्न है, ये सीधा पूछ लिया जाता है कि जब एंटनी लेeuwenhoek ने जीवित कोशिका को खोजा था तो उसको क्या नाम दिया? तो एनिमल्क्यूल्स। इन्होंने जो जीवित कोशिका की खोज की थी ये पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में की थी। तालाब के पानी में कहीं भी मतलब स्वतंत्र रूप से एक कोश की जीव पाए जाते हैं, उसी में एक स्वतंत्र रूप से जो कोशिका थी वो तालाब के पानी में थी, उसी की खोज की थी इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में। इन्होंने अन्य खोज भी की, जैसे जीवाणु बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एंटनी लेeuwenhoek ने की थी। द डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया, एंटनी लेeuwenhoek। स्पर्म शुक्राणु की खोज भी 1677 ईस्वी में एंटनी लेeuwenhoek ने की थी। इससे सीधा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की? Who discovered the bacteria first? तो एंटनी लेeuwenhoek। इसी प्रकार से शुक्राणु की खोज किसने की? तो इनका भी एंटनी लेeuwenhoek। और रिक्तिका यानी वैक्यूल की खोज भी एंटनी लेeuwenhoek ने की थी। ये कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, ये रिक्तिका होती है, ये पादपों में सबसे बड़ी होती है, परंतु जो जीव जंतु होते हैं इनकी जो सेल्स होती है उसमें रिक्तिका बहुत छोटी पाई जाती है, परंतु पादप का ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। पादप सेल का सबसे बड़ा हिस्सा रिक्तिका ही होती है, जबकि जो जंतु सेल होती हैं उनकी जो सेल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसे केंद्रक होता है। लाल रक्त कोशिकाएं RBC, रेड ब्लड सेल्स की खोज भी सबसे पहले एंटनी लेeuwenhoek ने की थी। इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज भी की थी। प्रोटोजोआ की खोज भी सबसे पहले एंटनी लेeuwenhoek ने की थी। क्योंकि इन्होंने देखा, आपने सभी ये जो चीजें खोजी गई हैं ये सभी माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती हैं, जैसे जीवाणु, शुक्राणु यानी स्पर्म, वैक्यूल, रिक्तिका, RBC, लाल रक्त कणिकाएं, ये सभी इन्होंने खोज की, ये सभी माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं। इसीलिए एंटनी लेeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, यानी सूक्ष्म जैविकी का पिता। सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटनी लेeuwenhoek को कहा जाता है। अब देखते हैं कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है।
इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुख का अंडा होता है। ये जो शत्रुमुख का अंडा होता है ये एक कोशिकीय होता है। इतना बड़ा अंडा जो होता है पूरा एक कोशिकीय होता है, इसलिए ये सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है शत्रुमुख का अंडा। इसका आकार लगभग 170 mm से लेकर 130 mm तक होता है। आप इसमें ये मत समझना कि जो अंडा है इसके अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं, ये पूरा अंडा ही एक कोशिका है, मतलब ये पूरी एक कोशिका ही होती है इतनी बड़ी। इसलिए इसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसलिए एग्जाम में प्रश्न भी बनता है कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो शत्रुमुख के अंडे की कोशिका, जिसे हम अपने बिना किसी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। ये इतनी बड़ी है, ये एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसे बिना किसी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, अर्थात नॉर्मल आइज से देखा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी इतनी बड़ी कोशिका नहीं है। सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया की है, अर्थात जीवाणु। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की है, जिसका नाम माइक्रोप्लाज्मा है। ये वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सेल है। इसका आकार 1 से 1 माइक्रोन से लेकर 3 माइक्रोन तक होता है। जो माइक्रोप्लाज्मा होता है इसका 1 से 3 माइक्रोन होता है। जो माइक्रोप्लाज्मा है इसको माइक्रोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टिकम इसकी प्रजाति होती है। ये एक प्रकार का जीवाणु होता है। जो माइक्रोप्लाज्मा होता है इस तरह से होता है। जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके ऊपर एक भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, परंतु ये जो है इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल झिल्ली पाई जाती है। सभी जितने जीवाणु हैं पहले भित्ति पाई जाती है, फिर उसके अंदर झिल्ली पाई जाती है, परंतु इसके ऊपरी भाग पर कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइक्रोप्लाज्मा के अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे पीपीएलओ। पीपीएलओ का अर्थ होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी प्रकार से है एमएलओ। एमएलओ का अर्थ भी इसी प्रकार से होता है माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसका इतना छोटा होता है इसलिए इसका। और एमएलओ का एक दूसरा अर्थ भी होता है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब अणु के समान जीव, मतलब ये इतना छोटा होता है, अणु के समान ही होता है, इसलिए इसका नाम एमएलओ अर्थात मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म नाम भी रखा गया है। इसको एक नाम जोकर से भी जाना जाता है। इसको द जोकर ऑफ सेल किंगडम भी कहा जाता है माइक्रोप्लाज्मा को, क्योंकि ये अपना आकार जो है बदलता रहता है, इसलिए इसको द जोकर ऑफ सेल किंगडम भी कहा जाता है। जिस प्रकार से जोकर होते हैं वो अपनी आकृति बदल बदल कर, देखा होगा, कहीं मुंह बना के या मतलब किसी प्रकार से अपना भेष बदल बदल कर लोगों का मनोरंजन कराते हैं, उसी प्रकार से ये जो माइक्रोप्लाज्मा है अपना आकार बदलता रहता है, इसीलिए इसका नाम जोकर रखा गया है। इससे सीधा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि द जोकर ऑफ द सेल किंगडम किसे कहा जाता है या जोकर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है माइक्रोप्लाज्मा। अब देखते हैं कि जो मानव शरीर की कोशिकाएं उसमें कौन सबसे बड़ी कोशिका होती है और कौन सबसे छोटी कोशिका होती है, कौन सबसे लंबी कोशिका होती है। तो हमारे जो मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु अर्थात ओवम की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये जो ओवम होता है ये केवल अंडाणु, ये केवल महिलाओं में पाया जाता है। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो वो शुक्राणु अर्थात स्पर्म की सबसे छोटी सेल होती है। ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। जो स्पर्म होता है अर्थात शुक्राणु ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। जो शुक्राणु है ये एक चल कोशिका है, मतलब इसमें मूवमेंट होता है, इसका अपना एक मूवमेंट है। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में अर्थात मानव शरीर में पाई जाने वाली चल कोशिका कौन सी है। तो जो शुक्राणु कोशिका है वो एक चल कोशिका है, इसको याद रखना। मतलब इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम रिलेटेड ही हैं, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, तो इनको ध्यान में रखना और हमारे साथ नोट करते चलना, तो इससे आपको याद भी होता जाएगा। अब आता है सबसे लंबी कोशिका। जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है अर्थात नर्वस सेल। द लॉन्गेस्ट सेल कौन है? द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी नर्वस सेल तंत्रिका कोशिका होती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इसका एक छोर इधर है और एक इधर, तो ये इतनी लंबी कोशिका हो गई। ये हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका सेल। जो तंत्रिका सेल होती है इसमें बहुत कम विभाजन होता है, और जो हमारे यकृत अर्थात लीवर की कोशिकाएं होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा विभाजन होता है। अगर हमारे लीवर में चोट लग जाए, यहाँ तक कि हमारा आधा लीवर कट जाए, तो अपने आप को पुनर्निर्माण पूरा लीवर बना लेगा। मतलब हमारे जैसे कोई भी अंग अगर कट जाए तो अपना पूरा निर्माण नहीं कर सकता है। जैसे उंगली कट गई तो दोबारा निर्माण नहीं होगा, परंतु जो लीवर है यकृत हमारा, ये
पूरा अगर कट जाए, आधा बच जाए, तो फिर भी पूरा निर्माण कर सकता है। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा विभाजन होता है। और सबसे कम विभाजन जो हमारी होता है तंत्रिका कोशिका, मतलब मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, इसमें सबसे कम विभाजन होता है, मतलब इसमें ना के बराबर विभाजन होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब कोई किसी के मस्तिष्क में चोट लग जाती है या तो बिल्कुल खत्म हो जाता है या बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ना के बराबर विभाजन होता है। हमारी कोशिका के अंदर अंग भी पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था। जैसे हमारी कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, वैक्यूल अर्थात रिक्तिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसके ऊपर खुरदरा और चिकना भाग पाया जाता है, जिसमें मतलब जो खुरदरा भाग होता है इससे प्रोटीन का निर्माण होता है और जो चिकना भाग होता है उससे वसा का निर्माण होता है। तो हमारे जो शरीर की कोशिका होती है उसमें केंद्रक सबसे बड़ा भाग होता है। केंद्रक भाग है सबसे बड़ा है। और जबकि जो पादप सेल होती हैं उसका सबसे बड़ा भाग वैक्यूल अर्थात रिक्तिका होती है। केंद्रक हम जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसका सबसे बड़ा भाग होता है केंद्रक। और जो रिक्तिका होती है ये पादपों का सबसे बड़ा भाग होता है। यह पादपों का लगभग 90% जो कोशिका होती है उसका 90% हिस्सा केवल रिक्तिका ही होती है। राइबोसोम ये सबसे छोटा भाग होता है। राइबोसोम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। इसके ऊपर एक खुरदरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरह से ये खुरदरा पाया जाता है। इसी से यह राइबोसोम होता है। इसी से हमारे अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक चिकना भाग भी पाया जाता है जिससे वसा का निर्माण होता है। और जबकि खुरदरा भाग जिसे राइबोसोम कहा जाता है, ये राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। 80S वाला राइबोसोम विकसित कोशिकाएं होती हैं उसमें होता है, और जबकि 70X प्रोकैरियोटिक में होता है और 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। और 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक मतलब जो अधूरी कोशिकाएं, जिन पूर्ण विकसित कोशिकाएं नहीं होती हैं, उनके अंदर 70S पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। 80S जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है क्योंकि ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं। हमारी कोशिका के अंदर एक हिस्सा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमारा एक 70S राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एनर्जी का निर्माण करता है, परंतु इसके अंदर प्रोटीन निर्माण की भी 70S पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी का निर्माण करता है। आपने देखा होगा कि कोशिका गोल बनी रहती है, इसके अंदर एक प्रेशर काम करता है जिसको टर्गर प्रेशर के नाम से जाना जाता है, अर्थात स्फीति दाब। स्फीति दाब काम करता है जो कोशिका को फैलाव बनाए रखता है, उसको फुलाए रखता है, उसको सिकुड़ने से बचाता है, जिससे उसके अंदर जो अंग होते हैं वो सुरक्षित बने रहें। स्लाइडन एंड स्वान ने एक सिद्धांत दिया था 1838 और 1839 ईस्वी के बीच में। स्लाइडन एवं स्वान ने एक सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत, द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। इन्होंने जो कोशिका है इसको जीवन का आधार बताया, परंतु कोशिका के अंदर आप द्रव भी भरा रहता है, द्रव, जिससे जो कोशिका के अंदर अंग होते हैं वो आपस में टकराए नहीं, तो जिसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी जीवन का आधार, जीवन का भौतिक आधार एक वैज्ञानिक थे हक्सले। उन्होंने जो प्रोटोप्लाज्म है उसको जीवन का भौतिक आधार कहा है। इसलिए इन दोनों वाक्यों को ध्यान रखना, क्योंकि इसमें डाउट बनता है कि जीवन का आधार कोशिका को किसने कहा, स्लाइडन एवं स्वान ने, जबकि जो कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, उसको जीवन का आधार एक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। जो कोशिका है ये सबसे छोटी मूल इकाई है और इसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, परंतु ये नहीं बता पाए कि कोशिका बनती कैसे है, उसका विभाजन कैसा होता है। मतलब हर थ्योरी में आपने देखा होगा कि पहले एक वैज्ञानिक होते हैं, वो एक सिद्धांत देते हैं, परंतु उसका सिद्धांत बाद में गलत हो जाता है या पूर्ण नहीं होता है, फिर बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं। इसी प्रकार से इनका समाधान किया रोडोल्फ विर्चू नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने इनकी कमियों को दूर किया। इन्होंने बताया कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है। तो जो मात्र कोशिका होती है इसकी एक पूरा प्रोसेस होता है, और इससे जब ये बड़ी हो जाती है तो इससे धीरे धीरे विभाजित होकर कई चरणों में इसका विभाजन होता है। बाद में अंत में ये 2 चरणों में बढ़ जाती है, 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसे डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिका कहा जाता है। ये मात्र कोशिका है, इससे जन्म हुआ 2 कोशिकाओं का, इसलिए इसे पुत्री कोशिका कहा जाता है और इसे मात्र कोशिका अर्थात मदर सेल कहा जाता है।
जो रोडोल्फ विर्चु नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ओमनी सेलुला और ई सेलुला नामक एक कथन दिया था। इसी से ये जो कथन है इनका, इसी का मतलब है मतलब कि जो मदर सेल्स है इससे पुत्री कोशिकाएं ये दो भागों में विभाजित हो जाती है और पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर ये बाद में जब पुत्री कोशिकाएं ये भी बड़ी हो जाती हैं और फिर दो भागों में बढ़ जाती हैं। इस तरह से कोशिकाओं का निर्माण चलता रहता है। ई सेलुला और ओमनी सेलुला और ई सेलुला, ये एक कथन है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये रोडोल्फ विर्चु ने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको परीक्षा में पूछा भी जाता है। अब जो हमने पढ़ा उसको एक नज़र में देख लेते हैं कि सब इसके महत्वपूर्ण टॉपिक एक नज़र में अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। इसके बाद में जब ये आगे एक और क्लास आएगी इसकी सेल्स की, आपको छोटे छोटे क्लासों में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मतलब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटनी ल्यूवेनहोक ने 1674 ईस्वी में, और मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। मैंने आपको बताया था कि आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो ल्यूवेनहोक, इसमें लिविन जैसा निकलता है, लिव जैसा मतलब निकलता है जीवित, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है, जबकि और जो सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच एग होता है, शतुरमुर्ग का अंडा। जो शतुरमुर्ग का अंडा होता है ये पूरा एक कोशिकीय होता है, जितना भी बड़ा होता है वो केवल एक सेल ही होती है, जिसे हम एकमात्र कोशिका है, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। मानव की सबसे बड़ी सेल ओवम होती है, और सबसे लंबी सेल जो होती है हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली नर्वस सेल होती है, अर्थात तंत्रिका सेल होती है, वो सबसे लंबी सेल होती है। और हमारे शरीर में जो विभाजन होता है, किस अंग में पाई जाने वाली कोशिकाओं का सबसे अधिक विभाजन होता है? लीवर का। और सबसे कम विभाजन मतलब ना के बराबर विभाजन हमारी नर्वस सेल तंत्रिका तंत्र में सबसे कम विभाजन होता है, जबकि लीवर में सबसे ज़्यादा विभाजन होता है। यहाँ तक कि आधा लीवर कट भी जाए तो अपने आप को पूर्ण बना लेता है, एकमात्र अंग है जो अपना निर्माण दोबारा कर सकता है। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है। जो राइबोसोम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है, इस तरह से खुरदरा खुरदरा दाने के आकार का होता है, इसे राइबोसोम होता है। ये 70S और 80S दो प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी सबसे पहले स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। इन्होंने कोशिका को जीवन का आधार कहा और बताया, पर ये नहीं बता पाए कि कोशिका विभाजन कैसे होता है, अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। फिर बाद में आए मॉडर्न थ्योरी, ये रोडोल्फ विर्चु ने दी थी। इन्होंने एमनी सेलुला और ई सेलुला नामक कथन दिया था। इन्होंने बताया था कि कैसे कोशिकाओं का विभाजन होता है। कोशिकाओं का विभाजन कई चरणों में होता है, आगे के वीडियो में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो हमारी सेल होती है वो सिकुड़ने से, किस दाब की वजह से सिकुड़ने से बचती है और अंगों को आपस में टकराने से भी बचाती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मिलेंगे आगे के वीडियो में जहां पर सेल थ्योरी अगले वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।